आज हम लोग इकोनॉमिक्स जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और राज्य सेवा की मुख्य परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी इसकी आवश्यकता रहती है और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी जगहों पर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, यूपीएससी और एमपीपीएससी के पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई और इसे किस तरह से यह आगे बढ़ा, इसमें परिवर्तन क्या हुए और ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा वर्तमान में इसकी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को हल करने में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। तो शब्दों पर तो आप आसानी से समझ सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि एक ऐसी वितरण प्रणाली, एक ऐसा तरीका जिससे कि हमारे देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जनता को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीबी रेखा के ऊपर है या गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास भोजन की आवश्यकता है, उन तक भोजन को पहुंचाना यानी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का ये एक तरीका भी है। तो खाद्य सुरक्षा एक अलग टॉपिक में आएगा, बफर स्टॉक भी उसी का एक हिस्सा है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहली चीज ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ होता है सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन करना, यानी मैनेज द फूड एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन एट लोअर कॉस्ट। सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन करना, मैनेज करना, ये जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में डिफाइन कर सकते हैं इसको। और बेहतर ढंग से देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स, यहाँ कंज्यूमर कौन है, देश के गरीब लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास भोजन की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिनकी जो आय है, प्रतिदिन की आय, मासिक आय बहुत कम है, गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ पर हम उपभोक्ता के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके, यानी वो कंज्यूमर्स जो बाजार कीमतों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते, उन्हें अगर सरकार न्यूनतम पोषण, मिनिमम न्यूट्रिशन उपलब्ध करा देती है, न्यूनतम पोषण के माध्यम से उन्हें भोजन की व्यवस्था कर देती है, जो अनाज के रूप में हो सकता है, वो ईंधन के रूप में हो सकता है, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में परिभाषित होगा। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार के द्वारा निर्धारित एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें खाद्यान्नों को सही ढंग से उन लोगों तक वितरित किया जाता है, उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो बाजार कीमतों पर वस्तुओं को या फ्यूल यानी ईंधन को खरीद नहीं सकते, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, अनाज का इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों तक जब सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से भोजन पहुंचाती है, तो ये देश के उन लोगों के लिए जो वास्तविक तौर पर गरीब हैं या गरीबी के नजदीक हैं, उसके लिए एक वरदान साबित होता है और इस तरह से ये फूड सिक्योरिटी यानी खाद्यान्न संरक्षण का एक माध्यम बन जाता है। तो फूड सिक्योरिटी को समझने के बाद एक बात और आती है कि इस काम को किया कैसे जाता है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आखिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता क्यों है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे देश के लगभग 25 से 30% लोग जो गरीबी रेखा के निकट हैं, ये गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर हैं, जिनको खाद्यान्न की आवश्यकता है लेकिन उनके पास दोनों समय के भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, और सरकार जो है इसकी व्यवस्था करने के लिए एक सिस्टम बनाती है, जिस सिस्टम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दैट इज हाउ, किस तरह से? तो देखिए, पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। कौन से मंत्रालय में आएगा ये? जो कंज्यूमर इश्यूज हैं एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये काम करती है, जिसे हम कहते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्र सरकार का ये मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ये काम करती है। अब इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है इसमें। केंद्र की जिम्मेदारी क्या होती है इसमें? तो केंद्र सरकार के पास एक संस्था है जिसे कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के पास एक भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी एक संस्था है जो मुख्य रूप से इस बात पर काम करती है कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो उत्पादक है, यहाँ पर अनाज का उत्पादन करने वाले लोग से हमारा मतलब उत्पादक से है, वो जो उत्पादक हैं जिनके पास अनाज है, जिन्होंने अनाज का उत्पादन किया और इतना अनाज का उत्पादन किया जो उनकी आवश्यकता से ज्यादा है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार उन अनाजों को संग्रहित करती है, कलेक्ट करती है। तो क्या वो अनाज उन्हें कम कीमत पर मिलेगा या उन्हें मुफ्त में मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी सरकार इंतजाम करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार एफसीआई को गाइड करती है कि एक प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी किया जाए, यानी एमएसपी के द्वारा, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से एक प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी किया जाता है। यानी भारत सरकार हर एक वर्ष एक प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी करती है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उस प्राइस पर किसानों से, उत्पादकों से क्या ग्रहण करती है? अनाज, गेहूं, चावल, मोटे अनाज या दूसरे अनाज जो भी तय किया जाता है। लगभग 24 प्रकार के अनाजों की एक सूची है जो प्रोक्योरमेंट प्राइस के अंतर्गत रखा गया है और एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार उसे खरीदती है और उसे खरीदने के बाद उसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उसे सुरक्षित रखा जाता है। इस तरह से लाखों टन अनाज जो किसानों ने उपजाए, जो उनकी आवश्यकता से ज्यादा है, उसे एक सुरक्षित भंडार गृह में रखा जाता है जिसे हम लोग वेयर हाउस कहते हैं। अब वर्तमान में कुछ परिस्थितियां बदली हैं, तो केंद्र सरकार जहां एफसीआई के माध्यम से ये काम करती है, वहीं राज्य सरकार भी वर्तमान में किसानों से खरीदारी करती है और इस तरह से एक बड़े पैमाने पर वेयर हाउसेस के माध्यम से अतिरिक्त अनाजों को संग्रहित किया जाता है और उसे ऐसे रखा जाता है जो कि कई वर्षों तक खराब ना हो सके, यानी उसके रखने के तरीके वैज्ञानिक और सही तरीके से होना चाहिए जिससे कि उन्हें वो अनाज जो रखा हुआ अनाज है वो खराब ना हो जाए और जरूरत पड़ने पर when it is required this should be issued। तो इशू किसको करेंगे? तो इशू के लिए एक इशू प्राइस होता है, यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस पर एफसीआई ने खरीदा अनाज और अब जो रखा हुआ अनाज है उस अनाज को राज्यों को आवंटित भी किया जाता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि हमें करना क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाना है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? सस्ते दरों पर अनाज लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सस्ते दरों पर अनाज लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो सस्ते दरों पर अनाज पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से बहुत सारा अनाज अपने वेयर हाउसेज में, सेंट्रल वेयर हाउसेज में जमा किए। राज्य सरकारों ने भी
इसी तरह से बहुत सारा अनाज खरीदा और उस अनाज को वेयर हाउसेज में जमा किए, और जब जरूरत पड़ी, जब उसे एलोकेट करने की जरूरत पड़ी, तो भारत सरकार इशू प्राइस के आधार पर उस आवंटित जो अनाज है, वो जो राज्यों को आवंटित अनाज है, वो राज्यों को सौंप देती है कि ये अनाज आपके हिस्से का है, आपके राज्य के हिस्से का है। ये अनाज जो है आप अपने राज्य में गरीब जो लोग हैं, जिन्हें पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, उनके बीच बांटिए। तो राज्य सरकार उन्हें खरीद लेती है, और राज्य सरकार जो है उन्हें लेकर के क्या करेगी, उन्हें पहुंचाएगी जो फेयर शॉप प्राइसेस होते हैं। फेयर शॉप प्राइसेस जो व्यावहारिक रूप से हम बोलते हैं कि राशन की दुकान। तो फेयर शॉप प्राइसेस यानी जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, राज्य सरकार उन्हें इकट्ठा करके अपने पास लेती है और उन्हें समय समय पर जरूरत पड़ने पर उन्हें फेयर शॉप प्राइसेस तक पहुंचाती है। क्योंकि फेयर शॉप प्राइसेस क्या होंगे, वो बहुत छोटी छोटी जगहों पर होंगे। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से, प्रोक्योरमेंट प्राइस के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदा, उस अनाज को इशू प्राइस के माध्यम से उस अनाज को राज्य सरकारों तक पहुंचाया। राज्य सरकारों ने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस अनाज को इकट्ठा करके जहां पर जिस जिले को जैसी जरूरत थी, जिस जिले में जितने अनाज की जरूरत है, इस योजना के तहत यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इस योजना के तहत उन जगहों पर पहुंचाया। यानी कि छोटे छोटे एक वार्ड में या एक छोटे से गांव में कई ऐसे फेयर शॉप प्राइसेस हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी होती है, जिससे अनाज बर्बाद भी ना हो और समय समय पर उन फेयर शॉप प्राइसेस यानी उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जा सके। अब जब उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज पहुंच गया, यानी गेहूं पहुंच गया, चावल पहुंच गया, कई बार मिट्टी तेल भी होता है, कई बार शुगर यानी चीनी भी पहुंचाया जाता है। ये जो बेसिक खाद्यान्न है, फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए, ये चीजें जब उन फेयर शॉप प्राइसेस में पहुंच जाती हैं, तो फिर लोगों को ये जानकारी मिलती है कि फेयर शॉप प्राइसेस के माध्यम से आप अनाज, जो निर्धारित अनाज है, यानी जो बेनिफिशियरीज हैं, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो वो बेनिफिशियरीज होंगे जिन्हें सरकार ने कार्ड निर्माण के दौरान यानी राशन कार्ड के निर्माण के दौरान ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो या तो गरीबी रेखा के नीचे होंगे या फिर गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, यानी बीपीएल और एपीएल। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब हैं, और एपीएल मतलब वो गरीब तो हैं लेकिन थोड़ी सी उनकी स्थिति बिलो पॉवर्टी लाइन की तुलना में अच्छी है। तो उन्हें सूचना दी जाती है, और जो हर एक राज्य अपने अपने तरीके से जो उसकी कीमत है उसे निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हम अपने राज्य के लोगों को इस कीमत पर उन्हें वस्तु उपलब्ध कराएंगे, इस कीमत पर हम उन्हें चावल देंगे, इस कीमत पर गेहूं देंगे, इस कीमत पर मिट्टी तेल देंगे, इस कीमत पर शक्कर देंगे, या जो भी मोटे अनाज है उनके लिए भी वो राशि। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इशू प्राइस है उससे भी कम प्राइस पर राज्य सरकारें ऐसे जो हितग्राही हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज, उनसे इशू प्राइस से भी कम कीमत पर उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जाता है। ये राज्य सरकार अपने अपने तरीकों से ये काम कर सकती है कि वो अपने राज्य के लोगों को किस तरह से इसका बेनिफिट पहुंचाए। लेकिन इसकी प्रोसेस यही रहेगी, किसानों से अनाज इकट्ठा किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है एमएसपी, उसके माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसे कलेक्ट करेगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, 1965 में एफसीआई के माध्यम से। और ये जो एफसीआई है ये इशू प्राइस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को ये अनाज देती है, और ये अनाज जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाती है। और फेयर प्राइस शॉप पे जो जिन्हें निर्धारित किया गया है उन काम को चलाने के लिए, उस काम को करने के लिए, वो उस अनाज को, उस वस्तु को बेनिफिशियरीज, आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक दिन में विकसित नहीं हुआ, इसमें कई साल लगे। यानी कि इसका जो वर्तमान में स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वो स्वरूप ऐसा नहीं था।
ये बदलते 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 इस रूप में आया। अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो देखिए, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945, तो उस दौर में वस्तुओं की कीमत, खाद्यान्नों की कीमत बहुत बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, राशनिंग शुरू की, यानी कि किस व्यक्ति को कितना अनाज दिया जाए उन्होंने तय किया और उसके हिसाब से उन्होंने अनाज देना शुरू किया लोगों को। जब उन्होंने अनाज देना शुरू किया तो ये एक प्रोसेस बना कि भाई अगर संकट में हो तो सरकार जो है खाने पीने की जरूरी चीजें उपलब्ध करा सकती है। अब ये जो सिस्टम है ये थोड़ा और बढ़ा। 1960 के दशक में क्या हुआ, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए तो हमारे पास खाद्यान्न की भारी कमी थी, और खाद्यान्न की इस कमी के कारण जो है एक सिस्टम बनाया गया, हम आयात करते थे चीजों को, गेहूं आयात करना पड़ता था और भी कई चीजें आयात करते थे। तो खाद्यान्नों के अभाव को पूरा करने के लिए आयात किया जाता था। अब आयात महंगा पड़ता था तो उसकी भी राशनिंग की जाती थी कि भाई हम इतना सामान आपको नहीं दे सकते, जितना पॉसिबल है उतना हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। अब इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए भारत सरकार सक्षम होने लगी। इस बीच में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई तो उपज भी बढ़ी। 1966 के आसपास, 1966 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, गेहूं की जो है बहुत उपज बढ़ी। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का उत्पादन बढ़ा। तो ये दिमाग में आया कि ऐसा हम क्यों नहीं करें कि हमारे पास एक संस्था हो जो अनाज को इकट्ठा करके सुरक्षित रख ले और जरूरत पड़ने पर वो लोगों को सप्लाई करे। तो एफसीआई की स्थापना कर ली हमने। एफसीआई की स्थापना के बाद हमने और थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट किया कि 1970 के दशक में हम क्या करते थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक सब्सिडी वाले भोजन, यानी वो लोग जिनको कम कीमत पर चावल या गेहूं या अनाज चाहिए तो थोड़ी सी सब्सिडी देकर उन्हें हम सप्लाई कर देते थे। तो 1970 में इस तरीके से यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। लेकिन असल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो वास्तविक विकास है ये 1992 में जाके हुआ। 1992 में पीडीएस बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए सामान्य पात्रता की एक योजना बन गई। तो सामान्य पात्रता की योजना बन गई मतलब पीडीएस के तहत जिनको भी जरूरत है, जो उसमें कोई मापदंड तय नहीं किया गया, जिनको भी जरूरत है उसकी एक कीमत निर्धारित कर दी गई और उस कीमत पर उन्हें अनाज जो है या जरूरी चीजें उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन इसमें फिर सुधार करना पड़ा। फिर उसी वर्ष आरपीडीएस आया जिसका नाम था रैंप मेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि अनाज बहुत ज्यादा खर्च होने लगे और बहुत सारे ऐसे एरियाज थे हमारे देश में, दूर दराज क्षेत्र थे, पहाड़ी एरियाज थे जहां पर पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसी साल फिर एक बार रैंप मेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया जिसके माध्यम से जो है जो दूर दराज के क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, जंगल के क्षेत्र थे, जहां पर पहुंचना मुश्किल था, उन क्षेत्रों में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ले जाया गया। फिर इसमें एक इंप्रूवमेंट आया 5 साल बाद, 1997 में इसको बोला गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड, अब थोड़ा फिर बदलाव किया उन्होंने। टारगेटेड से मतलब क्या हो गया, लक्षित, यानी लक्ष्य निर्धारित कर ले कि हमें वास्तविक तौर पर लाभ किसे पहुंचाना है, वास्तविक बेनिफिशियरी कौन होंगे। तो वो वास्तविक बेनिफिशियरी की पहचान के लिए ही टीपीडीएस में जो है बीपीएल और एपीएल का कॉन्सेप्ट आ गया, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। और इसमें भी सुधार करने की जरूरत पड़ी तो एक वर्ष 2000 में 25 दिसंबर 2000 को एक और चेंज किया, उसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। यानी कि गरीबों में भी जो सबसे गरीब है, गरीबों में भी, बिलो पॉवर्टी लाइन भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उनके लिए हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो प्रोसेस था, एक निश्चित उद्देश्य से शुरू किया गया। धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट लाया गया। पहले ये जैसा कि मैंने बताया 1960 के दशक में ये जो अनाज वगैरह आयात करना पड़ता था उसको नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया। बाद में ये जो
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ये फूड सिक्योरिटी का एक आधार बन गया। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जो बहुत ज्यादा देश में है जिसके कारण बहुत सी बीमारियां बढ़ती हैं, उसको दूर करने के लिए हमने ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर बीपीएल और एपीएल की हमने पहचान की, उसके लिए राशन कार्ड वगैरह जारी किया, उनको इंडिकेट किया। अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से जो गरीब से गरीब लोग थे उनकी भी पहचान की और उन तक भी अनाज पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी क्रांति जो आई वो 2013 में, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह तय किया गया कि किन लोगों को कितना अनाज और किस दर पे दिया जाएगा। और यह निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या एपीएल है या जो भी उसकी आय की संरचना है, जो कम आय वाले लोग हैं, उन्हें एक निश्चित मात्रा में प्रति माह उन्हें अनाज अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। तो इस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पूरा स्वरूप हमारे देश में स्थापित हुआ। केंद्र से राज्य और राज्य से जिले और जिले से फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचा।